हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि जो वन लाइनियर तथ्य के रूप में चल रहा है, वो क्या चल रहा है, ऐतिहासिक संबंधी शब्दावलियाँ। तो ऐतिहासिक संबंधी जो इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं मित्र, उसमें चल रहा है दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। और ये दिल्ली सल्तनत की शब्दावलियाँ का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ। आज जो मित्र दूसरा पार्ट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अक्सर शब्दावलियाँ संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आज के वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं, ये सारे शब्दावलियों में से ज़्यादातर शब्दावलियाँ मुग़ल काल में भी यूज किए गए हैं। और आज की जो शब्दावलियाँ हैं, ये एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शब्दावलियाँ हैं, वो लगभग सारे शब्दावलियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए मित्र इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो आइए हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत काल के प्रशासनिक शब्दावलियाँ एवं आर्थिक शब्दावलियाँ के संदर्भ में। इसका पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। उसमें ढेर सारी शब्दावलियाँ मैंने बताया था, जिनमें कि कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ थी, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था। लेकिन आज जो यहाँ पे लिखी गई सारी शब्दावलियाँ हैं, ये सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट ही है। ये मान के चलिए, यहाँ लिखी गई 80% शब्दावलियाँ आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लगभग 80% शब्दावलियाँ आपके एग्ज़ाम में आ भी चुकी हैं। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, जजिया। जाजिया क्या होता है मित्र? तो जाजिया का नाम आपने सुना है, ठीक है? जाजिया एक कर होता था। क्या चीज़ है, आइए देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके दो अर्थ हैं। जाजिया के दो अर्थ हैं। प्रथम, दिल्ली सल्तनत के कुछ समकालीन स्रोतों के अनुसार भू राजस्व या लगान के अतिरिक्त वसूल किए जाने वाले सभी कर जजिया थे, ठीक है? यानी भू राजस्व के अलावा जो अन्य कर लिए जाते थे, उनको हम क्या कहते थे? जजिया कहते थे, ठीक है? दूसरा, शरीयत नियम के अनुसार गैर मुसलमानों या काफिरों से व्यक्ति कर के रूप में वसूल किए जाने वाला एक वार्षिक कर होता था, ठीक? हाँ, तो ये एक वार्षिक कर लिया जाता था। एक तो जजिया कर जो सल्तनत काल के अधीन था, जो भू राजस्व के अतिरिक्त एक्स्ट्रा कर लिया जाता था, वो भी जजिया कर के अंतर्गत आता था। और दूसरा कर वो कर होता था जो मुसलमानों पर न लगाकर गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था, वह भी एक प्रकार का कर होता था, जजिया कर। हाँ, लेकिन ये जो कर होता था, ये वार्षिक के रूप में वसूला जाता था, और ये पर्सनल व्यक्ति से वसूल किए जाने वाला कर होता था। किसके संदर्भ में? गैर मुसलमानों के संदर्भ में। और एक जो सब पर लिया जाता था, यानी भू राजस्व के अतिरिक्त जो कर लिया जाता था, उसे जजिया कर कहा जाता था, ठीक है? लेकिन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर अगर पूछा जाता है, तो अगर उसमें ओ न हो या दोनों हो तो दोनों मारिएगा, नहीं तो समानतः इसकी अगर चर्चा की जाती है तो जजिया कर से तात्पर्य गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर जजिया कर कहलाता है, ठीक है? आइए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है जावीता। जावीता क्या है, ठीक है? तो जावीता क्या है, इसको देख लेते हैं। राज्य द्वारा बनाए गए धर्मनिरपेक्ष नियम या कानून को जाबीता कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? जाबीता कहते हैं। जैसे आज पंथ निरपेक्ष शब्द आप यूज करते हो, उसी तरीके दिल्ली सल्तनत काल में इसके लिए जाबीता शब्द यूज किया जाता था। यानी कि गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति सबको एक समान नज़र से देखेगा, उसके लिए जाबीता शब्द यूज किया जाता था। इसलिए लिखा गया है, राज्य द्वारा बनाए गए धर्मनिरपेक्ष या कानून को हम जाबीता कहते हैं। क्लियर? दूसरा शब्द है ज़कात। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है मित्र। ज़कात क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ज़कात मुसलमानों के लिए निर्धारित दान राशि प्रत्येक मुसलमान को अनुपयुक्त या अनियोजित पूंजी से अर्जित आय समेत कुल आय का 2.5% ज़कात के रूप में दान करना होता था। जी हाँ, ज़कात कर क्या होता था? ज़कात कर एक दान कर के रूप में लिया जाता था, और ये मुसलमानों से लिए जाने वाला एक कर होता था। जितनी व्यक्ति की आय होती थी, उस व्यक्ति को अपने आय का लगभग 2.5% कर जो देना होता था, उसको दान के रूप में देना होता था। इस प्रकार के कर को हम कौन सा कर कहते हैं? ज़कात कर कहते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं।
जमींदारी, जमींदारी क्या होती है? निजी स्वामित्व वाली पुश्तैनी या आनुवंशिक ज़मीन को हम क्या कहते हैं? जमींदारी कहते हैं। सिंपल है, जमींदारी का मतलब जो आनुवंशिक भूमि होती है और उसको हम क्या कहते हैं? जमींदारी कहते हैं। क्लियर? यहाँ मतलब ये है कि जैसे राजा महाराजाओं का समय होता था तो राजा महाराजा क्या होते थे कि एक क्षेत्र के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को उस ज़मीन का मालिकाना हक देते थे और जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसका बेटा उस ज़मीन का मालिक होता था, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसका बेटा मालिक होता था। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन का मालिकाना हक जो होता था वह जमींदारी प्रथा कहलाती थी। आइए आगे देखते हैं। जीवावित्त, जीवावित्त क्या होता है? राज्य के कानून को हम क्या कहते हैं? जीवावित्त कहते हैं। राज्य के कानून को हम क्या कहते हैं? जीवावित्त कहते हैं। जैसे कोई अधिनियम बना दिया जाए तो अधिनियम भी अपने आप में क्या है? कानून होता है, तो इसको जीवावित्त के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला हम देखते हैं जिम्मी। जिम्मी क्या होता है? जिम्मी शब्द भी पूछा गया है, जिम्मी शब्द भी पूछा गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जिम्मी शब्द मतलब संरक्षित और गैर मुसलमान। जिम्मी का मतलब संरक्षित और गैर मुसलमान को हम क्या कहते हैं? जिम्मी कहा जाता है। ठीक है, संरक्षित गैर मुसलमान को जिम्मी शब्द यूज किया गया है, गैर मुसलमान के लिए जिम्मी शब्द। तो ये चीज़ थोड़ा से आप ध्यान रखिएगा कि जिम्मी किसे कहा जाता है? जो ऐसे मुसलमान जिनको संरक्षित किया गया हो, जिनकी देखभाल राजा के संरक्षण में हो, ऐसे मुसलमान को हम क्या कहते हैं? जिम्मी कहते हैं। दबीर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्र। दबीर यानी दिल्ली सल्तनत काल में दबीर को ही सचिव कहा जाता है। जैसे आज सचिव होते हैं ऐसे इन्हीं को हम दिल्ली सल्तनत काल में क्या बोलते थे? दबीर बोलते थे। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि दबीर का मतलब सचिव से होता है। अगला देखते हैं। दबीर ए मुमलिक, समुच्चय राज्य या सल्तनत का प्रभारी सचिव होता है। तो वही बात होती है मित्र, जिस तरीके से एक सचिव होता है, एक प्रमुख सचिव होता है, तो यहाँ पे दबीर ए मुमलिक मतलब समुच्चय राज्य या सल्तनत का प्रभारी सचिव होता है, तो उसे दबीर ए मुमलिक कहते हैं, यानी कि दबीर से बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद है दारुल मुल्क। दारुल मुल्क यहाँ पे लिखा हुआ है दारुल मुल्क। मुल्क का मतलब राजधानी। राजधानी को उस समय क्या बोला जाता था? दारुल मुल्क। अगला देखते हैं धम्मार। धम्मार का मतलब जमींदार या भूस्वामी, धम्मार। क्लियर? फिर अगला देते हैं दीवाने ए अर्ज। दीवाने ए अर्ज का मतलब युद्ध, यहाँ पर लिखा हुआ है युद्ध मंत्रालय का कार्यालय। युद्ध मंत्रालय का कार्यालय या विभाग, मंत्रालय या विभाग एक ही समझिएगा। ठीक है, तो मंत्रालय या विभाग दीवाने ए अर्ज के नाम से जाना जाता था, जो युद्ध मंत्रालय से संबंधित था। दीवाने ए इंसा। दीवाने ए इंसा, दीवाने इंसा मतलब मुख्य सचिव का कार्यालय जो होता था वो दीवाने ए इंसा कहलाता था। मुख्य सचिव का जो कार्यालय होता था वो दीवाने ए इंसा कहलाता था। अगला देख लेते हैं दीवाने ए रियासत, व्यापार और वाणिज्य मंत्री का कार्यालय। ठीक है मित्र, कार्यालय, विभाग, मंत्रालय जो भी आप कह लीजिए। दीवाने ए रियासत मतलब व्यापार और वाणिज्य मंत्री का कार्यालय जो होता था वो दीवाने ए रियासत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यानी व्यापार एवं वाणिज्य संबंधित विभाग या मंत्रालय या तो कार्यालय, कोई भी आपसे उठा के पूछ सकता है। फिर दीवाने ए विजारत। दीवाने ए विजारत का मतलब वजीर का कार्यालय होता है। दीवाने ए विजारत वजीर का कार्यालय होता है। तो दीवाने ए रियासत और दीवाने ए विजारत में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये दीवाने ए विजारत किससे संबंधित है? वजीर से संबंधित है। अगला आते हैं, देखते हैं दीवाने ए उल मुस्तखराज। दीवाने ए उल मुस्तखराज किससे संबंधित है? कर या राजस्व वसूली कार्यालय से संबंधित हैं। क्लियर? कर या राजस्व वसूली कार्यालय से संबंधित कौन सा है? दीवाने उल मुस्तखराज। अगला देखते हैं नबत। नबत क्या चीज़ होता है? शब्द है, यहाँ पे देख लीजिए, पूछा तो नहीं गया है पर आप यहाँ पे ये देख लीजिए। नबत, नबत मतलब पौधा, सब्जी या जड़ी बूटी, वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत काल में नबत के नाम से जाना जाता है। नादिम, इम्पोर्टेंट है मित्र,
नादिम इम्पोर्टेंट है। नादिम मतलब क्या होता है? दरबारी अथवा सुल्तान के लिए मनोरंजन के लिए नियुक्त व्यक्ति, लेकिन जिसे कोई प्रशासनिक कार्य नहीं दिया जाता है। जी हाँ, नादिम का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो राजा को प्रसन्न करने के लिए मनोरंजन का कार्य करता हो, बट ध्यान रखना है उसे किसी भी प्रशासनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नादिम कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? नादिम कहेंगे। आइए अब देखते हैं अगला शब्द, नायब ए अर्ज। नायब ए अर्ज, अर्ज जहाँ लग जाए, अर्ज जहाँ लग जाए तो इसका मतलब उसका संबंध युद्ध या सैन्य से रिलेटेड है दिल्ली सल्तनत काल में। तो नायब ए अर्ज युद्ध मंत्री अथवा सैनिक विभाग का उप मंत्री जो होता था वो नायब ए अर्ज कहलाता था। नायब ए मामलकत, तो नायब ए मामलकत ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। नायब ए मामलकत मतलब क्या होता है? राज प्रतिनिधि या समुच्ची सल्तनत के लिए सुल्तान का प्रतिनिधित्व करता था। कौन? नायब ए मामलकत। इसका मतलब एक तरीके से सुल्तान का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता था, यानी कि सुल्तान की सारी बातों को जनता तक रखने का कार्य करता था और जनता की समस्त बातों को सुल्तान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? नायब ए मामलकत। इस चीज़ को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ये शब्दावलियाँ आपको दिल्ली सल्तनत काल में देखने को मिलेंगी। आइए अगला शब्द देखते हैं, पायक। पायक मतलब क्या होता है? अनुचर या सेवक। पायक का मतलब क्या होता है? अनुचर या सेवक होता है। पटवारी, पटवारी याद कर लीजिएगा, आज भी यूज किया जाता है। पटवारी गांव की भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी। जो गांव की भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला होता है उससे पटवारी कहा जाता है। आज के संदर्भ में किसको कहोगे? लेखपाल को कहोगे। तो जो लेखपाल है वो एक तरीके से पटवारी के रूप में पहले कार्य किया करते थे एक तरीके से। आते हैं, देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट मित्र, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, फौजिल। फौजिल क्या होता है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। फौजिल का मतलब प्रशासनिक खर्चे पूरे होने के बाद शेष बची हुई राशि को फौजिल कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से अगर हम जितने भी राष्ट्र के आधारभूत संरचना हैं उनके निर्माण कर लेते हैं तो उसके अलावा जो एक अतिरिक्त धनराशि बचती है उसे हम क्या कहते हैं? फौजिल। फौजिल मतलब अतिरिक्त, ठीक है। इसके बाद बालाहार। बालाहार का मतलब यहाँ पे क्या है? खेतिहर किसानों का सबसे छोटा वर्ग समूह क्या कहलाता है? बालाहार, ठीक है। इम्पोर्टेंट है लेकिन पूछा नहीं गया है, फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। खेतिहर किसानों का सबसे छोटा वर्ग जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? बालाहार कहते हैं। जैसे आज देखते हैं किसानों के कई वर्गीकरण के रूप में बांटा गया है, ठीक है। जैसे आप सीमांत किसान के नाम सुनते होंगे, बड़े किसान का, मझोले किसान का, इस तरीके से यहाँ भी यूज किया जाता था बालाहार, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बरीद किसे कहा जाता है? बरीद सूचनाएं एकत्रित करने वाला गुप्तचर क्या कहलाता है? बरीद कहलाता है। लेकिन अगर यही मौर्य काल में देखोगे तो गुप्तचर को आपको गुण पुरुष के नाम से जाना जाता था। गुप्तचर को वहाँ किस नाम से जाना जाता था? गुण पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर किस नाम से जाना जा रहा है? बरीद के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? अंसुर। अंसुर मतलब शाही आदेश या आज्ञा को यहाँ पे अंसुर कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि अंसुर मतलब शाही आदेश या आज्ञा, ठीक। इसके बाद मदद ए मास पूछा गया है मित्र। मदद ए मास ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। मदद ए मास का मतलब धार्मिक व्यक्तियों को जीविका के रूप में दी जाने वाली पेंशन या भूमि अनुदान। मदद या मास नाम से ही स्पष्ट है, मदद करना। क्या करना? मदद करना। तो मदद करने का मतलब यहाँ पे क्या है? धार्मिक व्यक्तियों की जीविका के रूप में दी जाने वाली पेंशन या भूमि, लेकिन किसके लिए? जो धार्मिक क्रियाओं से संबंधित हो, जो धार्मिक क्रियाओं से संबंधित हो। धार्मिक व्यक्तियों को जीविका के रूप में जो धार्मिक क्रियाओं का संपादन करते हो, जैसे वो धार्मिक कार्य आप तो जानते हैं। धार्मिक कार्यों का मतलब कि जिनको रख रखाव के लिए वहाँ पे नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भूमि अनुदान दिया जाता है और उनको पेंशन भी दी जाती है, ठीक है। ये सरकारी कर्मचारी तो नहीं होते हैं, बट ये एक धर्म का हिस्सा होते हैं ताकि धर्म का प्रचार प्रसार
कर सकें। अगला देते हैं महाजन। महाजन मतलब महाजन यानी सूद पर धन देने वाले। महाजन आज भी यूज किए जाते हैं। जिस तरीके से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या तो कंपनियों के पास जाती या बैंकों के पास जाती थी, ऐसे पहले व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो कुछ लोगों के पास जाती थी, तो कुछ व्यक्ति जितना पैसा देते थे उस पर अतिरिक्त ब्याज लगाते थे। तो ऐसे व्यक्तियों को हम महाजन या साहूकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये महाजन कहलाते हैं। अगला देखते हैं महजर। महजर किसे कहते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट पूछा गया है। महजर, महजर का मतलब महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित विशिष्ट व्यक्तियों एवं विद्वानों की बैठक क्या कहलाती है, महजर। इसका नाम आपने सुना होगा। अकबर ने इसकी स्थापना अगर देखेंगे तो 1578 में करवाया था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्वान व्यक्ति आते थे और वो वाद विवाद करते थे और वाद विवाद से निष्कर्ष निकलकर एक संवाद आता था और उसी संवाद पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसका होता था, अकबर का होता था। उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, महजर। महजर क्या होता है, महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित विशिष्ट व्यक्तियों और विद्वानों की क्या हुआ करती थी, बैठक हुआ थी। इसी तरीके से अब वैदिक काल में क्या होता था, बिद्दत। बिद्दत का नाम सुने हो आप। बिद्दत का मतलब जहाँ विद्वान लोग और वृद्ध व्यक्तियों की बैठक होती थी उसको बिद्दत बोला जाता था। तो वैसे यहाँ पे मिलता जुलता महजर है। तो मित्र, इस तरीके से हिस्ट्री अगर आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो एक तीर से कई निशाने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यही पढ़ने का तरीका होता है। आते हैं अगला देखते हैं मजलिस ए खास। मजलिस ए खास का मतलब यहाँ पे क्या है, आइए देखते हैं। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। मजलिस ए खास, सुल्तान के ओर से उनके उच्च अधिकारियों की बैठक को मजलिस ए खास कहा जाता है। जी हाँ, मजहर में और मजलिस ए खास में अंतर होता है। मजलिस ए खास में सुल्तान के आदमी होते हैं। जैसे आज आप देखते होंगे योजना आयोग तो ख़त्म हो गया, नीति आयोग की बैठक होती है कि नहीं बैठक होती है। तो नीति आयोग में कौन होते हैं, नीति आयोग में मंत्रिमंडल के भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के भी मंत्री हो सकते हैं और वो भी व्यक्ति हो सकते हैं जिसको प्रधानमंत्री अपने मनपसंद से चुनता हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर था मजलिस ए खास, यानी कि इसकी तुलना आज के समय आप नीति आयोग से कर सकते हो। ठीक है, तो सुल्तान की ओर से उनके उच्च अधिकारियों की बैठक क्या कहलाती थी, मजलिस ए खास कहलाती थी। आते हैं अगला देखते हैं मजलिस ए खिलावत। तो मजलिस ए खिलावत का मतलब यहाँ पे क्या है, सुल्तान और उनके उच्च अधिकारियों की गोपनीय या गुप्त बैठक, सुल्तान की सर्वोच्च परामर्शदाता परिषद। ठीक है मित्र, तो ये भी एक तरीके से क्या है, मजलिस ए खिलावत, सुल्तान और उनके उच्च अधिकारियों की गोपनीय या गुप्त बैठक यह सुल्तान की सर्वोच्च परामर्शदाता परिषद होती है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। सुल्तान मजलिस सुल्तान के ओर से उनके उच्च अधिकारियों की बैठक होती है। ये भी योजना आयोग से रिलेटेड है। इनको भी आप कह सकते हैं कि उसी से मिलता जुलता ये भी रूप कहलाता था, जिसमें उनके कुछ खास व्यक्ति, स्पेशलिस्ट व्यक्ति होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त तरीके से की जाती है। तो उसमें क्या था, उस समय राजतंत्र था, तो उसमें थोड़ा से और स्पेशीकरण कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें तानाशाही प्रवृत्तियां चलती हैं, यानी कि आप उसको गुप्त गुप्त रख सकते हो। वहाँ लोकतांत्रिक भाषा की तरह यूज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा से तंत्र का भी अंतर दिखाई देता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मजुआदार। मजुआदार का मतलब यहाँ पे क्या है, लेखा विवरण रखने और उसकी जांच करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो लेखा विवरण रखने वाला, उसकी जांच करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है, मजुआदार कहलाता है। ठीक है, रेखा विवरण रखने वाला और उसकी जांच करने वाला अधिकारी यही कहलाता है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि कुछ आप देखते हैं कि वित्त मंत्रालय से संबंधित लोग होते हैं जिनका काम क्या होता है, पैसे के आय व्यय का लेखा जोखा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका कार्य एक तरीके से हिसाब किताब रखना किसका, आय और व्यय का होता था।
ठीक है, तो इसको मजुआदार कहा जाता था। फिर मलिक नायब, मलिक नायब का मतलब सल्तनत का संरक्षक या सुल्तान की ओर से कार्य करने वाला अधिकारी मलिक ए नायब कहलाता था। सल्तनत का संरक्षक या सुल्तान की ओर कार्य करने वाला, ठीक है, जो सल्तनत का संरक्षक करे तो उसे एक मलिक ए नायब कहा जाता था। मामले लुक, मामले लुक का मतलब दास अधिकारी, यहाँ पे क्या कहलाता था, मामलिक लुक कहलाता था, जो दास अधिकारी होता था। मवाजी का मतलब यहाँ पे क्या है, मवाजी का मतलब यहाँ पे गांव से लिया गया है। मेहत्तर, मेहत्तर ये पूछा गया है, मेहत्तर किसे कहा जाता है, नायक या गवर्नर, सूबेदार या तो नाजिम। देखिए मित्र, ये कई नाम हैं यहाँ पे। मेहत्तर, दिल्ली सल्तनत काल में एक तरीके से राज्यपाल को क्या कहा जाता था, मेहत्तर कहा जाता था। राज्यपाल को क्या कहा जाता था, मेहत्तर कहा जाता था। या तो नायक कह सकते हो, या तो फिर सूबेदार कह सकते हो, या तो नाजिम कह सकते हो। तो ये सारे शब्दों को याद रखिएगा, नाजिम, सूबेदार, नायक और मेहत्तर, ये सब एक ही शब्द हैं। और वहाँ पे याद रखिएगा कि नादिम है और यहाँ पे क्या है, नाजिम है। तो नादिम और नाजिम में अंतर होता है। नाजिम का मतलब गवर्नर से, जबकि नादिम का मतलब कि जो राजा के लिए मनोरंजन का कार्य करता हो उसे हम नादिम कहते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट शब्दावलियाँ थी। ये शब्दावलियाँ आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसको सारे आप याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी शब्द आज की वीडियो में हैं लगभग 80% आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मित्र, निश्चित रूप से पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को आप स्पेशली रूप से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर एक शब्दावलियों के साथ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। ये 1 लाइनियर वीडियो चल रहा है और इस वीडियो को आप देखते चले जाइए, ताकि जब इसकी प्लेलिस्ट बनेगी तो उस समय आपके लिए रिवाइज करना बस होगा, सिर्फ रिवाइज करना होगा। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।